सो प्लांट फिजियोलॉजी में वी आर स्टार्टिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के शॉर्ट नोट है। इसके अंदर हम नाइट्रेट एसिमिलेशन, नाइट्राइट एसिमिलेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब कैसे बॉडी में एसिमिलेट होते हैं प्लांट के, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन के बीच में पता है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड एनवायरनमेंट में 78.6% जो है मोस्ट एबंडेंट नाइट्रोजन ही होती है एंड ये हाईली स्टेबल होती है। बॉन्ड एनर्जी इसकी हाई होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी शॉर्ट होती है। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में देखें तो नाइट्रोजन अगर आप हेबर मेथड करोगे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लेंगे और हेबर मेथड हम करते हैं, उस केस में इससे हम यूरिया बना सकते हैं CONH2 एंड NH2CONH2 यूरिया, एंड वो जो है सॉइल में ही जा रहा है इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो। ऐसे ही नाइट्रोजन का जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है उसमें जो फ्री रेडिकल होते हैं इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस में। फ्री रेडिकल्स जो फॉर्म होते हैं विल ब्रेक दिस बॉन्ड एंड एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो होते हैं 16 ATP हमको चाहिए होते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एंड इस केस में अमोनिया फॉर्म हो जाता है। तो इसलिए हेबर मेथड होता है, फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है एंड यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, हेबर मेथड के थ्रू सॉइल में चली जाती है। सो डिफरेंट मेथड है ये जो हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होती है इसको फिक्स करने के लिए। अब ये जितने भी यूरिया है एंड ये हमारा जो है एसिड है HNO3 है, उसके बाद हमारा ये जो अमोनिया है, ठीक है, ये तीनों इनऑर्गेनिक होते हैं। सारे सॉइल में इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक ये जितने भी कंपाउंड होते हैं सॉइल में, यूरिया, HNO3 एंड NH3 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं। प्लस जितने भी नाइट्रेट, नाइट्राइट जो होते हैं, नाइट्राइट 2 वाला होता है, इसमें आई गॉट रियली कंफ्यूज नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। सो नाइट्रेट आ रहा है 8 मतलब 3, ठीक है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में 2 होता है। तो ये जो NO3 एंड NO2 होते हैं इनऑर्गेनिक, ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं एंड ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लांट है वो इस इनऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब करता है एंड इनको कन्वर्ट करता है अपने न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, विटामिन, और ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सब ऑर्गेनिक होते हैं। प्लांट उसको कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में। सो इसी को हम मिनरल एसिमिलेशन बोलते हैं कि ये सब प्लांट ले लेता है, इनऑर्गेनिक एब्जॉर्ब करता है एंड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट जो है वो हर्बीवोर्स ईट करते हैं, ईटेड बाय हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जो है वो यूरिन करेंगे, वो भी सॉइल में जा रहा है। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं, कार्निवोर्स भी यूरिन करते हैं, वो सब सॉइल में जा रहा है। ऑटोमेटिकली इनऑर्गेनिक सब सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर इनकी डेथ हो जाती है तो यानी कि इनका जो ऑर्गेनिक बॉडी है वो भी सॉइल में रह जाता है। फिर वो सॉइल में इनका बॉडी डिकम्पोज होता है बाय जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, फंजाई और जो बैक्टीरिया होते हैं, वो फिर से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो इनका ऑर्गेनिक बॉडी होता है इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट, और फिर प्लांट इन इनऑर्गेनिक को यूज़ करता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इनऑर्गेनिक प्लांट एब्जॉर्ब करता है एंड ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन इन सब में कन्वर्ट कर देता है। एनवायरनमेंट में 78.6% नाइट्रोजन होती है, यूरिया होते हैं 46, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो लाइफलेस गैस होती है, इमॉर्टल होती है। दैट इज़ नाइट्रोजन इज़ नॉट इन N2 फॉर्म इन मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो होती है ना, और ये हम N2 फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर N2 फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती है, और एक ये इमॉर्टल गैस होती है, और इसको एसिमिलेट करने के लिए बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ नॉट इन N2 फॉर्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगी। सॉइल जो होता है उसके अंदर डाइनाइट्रिफिकेंट बैक्टीरिया होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो है N2 बनाते हैं। एनवायरनमेंट में जो हमारा N2 होता है वो बनाते हैं, मेक N2 इन द एनवायरनमेंट। सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रिफिकेंट बैक्टीरिया। एन जो होता है ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p3, सो P में ये जो है 3 ये स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड होती है 3 में, सो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। दैट इज़ जो नाइट्रोजन होती है नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, यानी कि हमको बहुत
ज़्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है नाइट्रोजन से, सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन हम नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखनी है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो सकती है। और न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन अब हम देखते हैं। जो प्लांट होता है ना, जो इनकॉर्पोरेशन होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल या बायोमॉलिक्यूल में, इसी को हम न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन बोलते हैं। जो इनऑर्गेनिक है प्लांट उसको लेता है एंड उसको कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक में, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन। एंड न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब की जाती है। जैसे नाइट्रेट जो होता है ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट जो है NO3 नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट नाइट्राइट I2 नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है। एंड देन ये जो होता है NH3 देन अमोनिया में फॉर्म होता है एंड देन अमाइनो एसिड फॉर्म हो जाते हैं। इन सब में हमें 12 ATP इज़ रिक्वायर्ड, तो यानी कि बहुत ज़्यादा ATP इस चीज़ में चाहिए। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो 16 ATP इज़ रिक्वायर्ड अगर नाइट्रोजन फिक्स करनी है अमोनिया में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको फिक्स करने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए होती है। प्लांट की जो रूट्स होती है वो मिनरल को एक्टिवली अब्जॉर्ब करती है, एनर्जी डिपेंडेंट होता है। प्लांट रूट एक्टिवली अब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट जो होते हैं फ्रॉम द सॉइल। प्लांट रूट अब्जॉर्ब मिनरल जो होता है इन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। प्लांट जो है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों में अब्जॉर्ब करती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करती है सिर्फ रिड्यूस्ड फॉर्म को बायोमॉलिक्यूल के, विच इज़ हाईली स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव इन नेचर। सो ट्रांसपोर्ट करती है सिर्फ रिड्यूस्ड फॉर्म में, बट वो एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट करती है सिर्फ रिड्यूस्ड फॉर्म में, जो कि हाईली स्टेबल और लेस रिएक्टिव होती है नेचर में। कैटाबॉलिज्म ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल। सबसे पहला देखो एमोनिफिकेशन जो होता है। एमोनिफिकेशन मतलब जो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सॉइल में, ये जो बैक्टीरिया होता है रेमोसिस एंड मायोकॉइड्स, ये जो है डिकम्पोजर्स होते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारे प्रोटीजेज दैट मेक सराउंडिंग एनवायरनमेंट एसिड, तो ये इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियम आयन में। सो ये होता है अमोनिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा सॉइल में है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से अमोनियम आयन बनना, दैट इज़ अमोनिफिकेशन। एंड देन उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में ये पूरा प्रोसेस आ जाता है जिसमें हमारा अमोनियम आयन जो है पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकॉकस से अमोनियम आयन फॉर्म होगा नाइट्राइट में। देन नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ये सॉइल में हो रहा है सारा। सो ये जो अमोनियम आयन होता है, अमोनिफिकेशन भी इसलिए हुआ क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में, अमोनियम आयन में। जो बैक्टीरिया और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं अमोनियम। अमोनियम आयन नाइट्राइट में और नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकॉकस। देन नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिक जो होते हैं, ये नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन होता है जिसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट, ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट जो होता है ये सूडोमोनास और बीटा बैक्टीरिया जो डाइनाइट्रिफिकेंस होते हैं, सूडोमोनास जो होता है ये नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है मॉलिक्यूलर एंटो में नाइट्रोजन में। सो अमोनिफिकेशन हुआ, अमाइनो एसिड से अमोनियम आयन बना, नाइट्रिफिकेशन हुआ, अमोनियम आयन से नाइट्राइट बना, देन नाइट्रेट बना, एंड देन नाइट्रेट से हमारा क्या हुआ, सूडोमोनास ने क्या बनाया, नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। एंड नाइट्रिफिकेशन में यहाँ पे हमारा था दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकॉकस, एंड यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिक था नाइट्रेट में। देन नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रेट से हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था वो देखना था। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में, विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय प्लांट। सो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, विच नॉट एब्जॉर्ब बाय प्लांट, सो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अमोनिया, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
एब्जॉर्ब बाय प्लांट, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में N2 में, इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, एंड जो कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। ओके हाँ, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में ये सब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन नहीं प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हमारा है नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट एसिमिलेशन यानी कि NO3 का जो है नाइट्रेट एसिमिलेशन हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रेट को भी, नाइट्राइट को भी एंड अमोनियम को भी, एनी वन। प्लांट हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रिच, सो इसको वो एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब करता है। सॉइल में नाइट्रेट की कंसनट्रेशन कम होती है एंड प्लांट में हाई कंसनट्रेशन होती है, एंड प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट बाय यूजिंग नाइट्रेट प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो होता है प्लांट में देखते हैं इसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे ये नाइट्रेट प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर होता है, इसके थ्रू नाइट्रेट जाएगा, रूट हेयर के थ्रू इसने एब्जॉर्ब किया नाइट्रेट को। नाइट्रेट जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ, नाइट्रेट रिडक्टेज जो है इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है ना, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसके पास दो होमोडाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है एंड दोनों सब यूनिट एक हिंज रीजन से कनेक्टेड होती है, एंड एक सब यूनिट में 3 फैक्टर होते हैं, FAD, हीम एंड मोको। ये होता है मॉलीबेडनम कॉम्प्लेक्स्ड विद टेरन प्रोटीन, मोको होता है, ठीक है, और इसमें भी FAD, हीम एंड मोको होमोडाइमर स्ट्रक्चर होता है। तो ये इस केस में क्या होता है ना, एक NADPH का ये यूज़ करता है जो कि NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फिर FAD से, हीम से एंड मोको से, एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जिससे हमारा जो नाइट्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, नाइट्रेट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है एंड वो रिड्यूस्ड हो जाता है, नाइट्रेट किस में, नाइट्राइट में रिड्यूस्ड हो जाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही एक और ये NADPH लेता है, फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे ये 2 हाइड्रोजन आयन ऐड करेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, एंड फिर ये यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है, नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है अपनी। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों सब यूनिट एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली काम करती है। तो इस तरीके से जो नाइट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रेट रिडक्टेज नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट में। सो ये नाइट्रेट रिडक्टेज का स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है यहाँ पे NADH भी हो सकता है जो ग्लाइकोलिसिस से आता है, और NADPH भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि ऑक्सीडेटिव PPP पाथवे से आता है, HMP शंट जब लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, हाँ, एंड फिर ये इस हिसाब से जो है NO3 जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है NO2 रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय नाइट्रेट रिडक्टेज, एंड नाइट्रेट प्रोटॉन को ट्रांसपोर्टर होता है जिससे प्रोटॉन भी जाता है, नाइट्रेट भी जाता है, रूट हेयर के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये हुआ नाइट्रेट के बारे में। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इसका रेगुलेशन होता है और ट्रांसलेशनल लेवल पे इसका रेगुलेशन हो सकता है। जैसे कि हमारे पास राइबोसोम है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, न्यूक्लियस है सेल के अंदर, DNA है, mRNA बना, mRNA से हमारा ये राइबोसोम आया, ट्रांसलेशन हुआ एंड हमारा पेप्टाइड बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये 2 सब यूनिट बनी, हमारा ये नाइट्रेट रिडक्टेज बन गया। अब जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ना, ये आपको ये याद रखना है, जब ये फॉस्फोराइलेट होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है एंड डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ये एक्टिव होता है। तो जब ये फॉस्फोराइलेट होता है यानी कि काइनेज अगर आएगा, काइनेज ही तो इसको फॉस्फोराइलेट करेगा ना, और ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे काइनेज एक्टिव होता है, AMP अगर ज़्यादा हुआ या NADP+ अगर ज़्यादा हुआ,
है ना, तब ये इनएक्टिव हो जाएगा। AMP ज़्यादा है, NADP प्लस अगर ज़्यादा है, प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है, बेसिकली डार्कनेस अगर है, मैग्नीशियम अगर है, नाइट्राइट अगर है, अमोनिया अगर है, एस्पार्टेट ग्लूटामेट अगर है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये काइनेज को स्टिमुलेट करते हैं एंड इस केस में हमारा फॉस्फोराइलेट हो जाता है ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंड ये इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे अगर सनलाइट है या ATP लेवल है, ATP लेवल ज़्यादा है या सनलाइट है, NADPH और H प्लस ज़्यादा है, हाँ जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, नाइट्रेट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उस केस में फॉस्फेटेज एक्टिव होगा जो इसको क्या कर देगा, डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा इसका एंड ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये काइनेज इसको इनएक्टिव कर देता है फॉस्फोराइलेट करके एंड इसके डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट में ये एक्टिव रहता है। सो ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, ये रेगुलेट होता है। ठीक है, इसका हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, तो ये हुआ नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में। अब हम बात करते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज का हमने देखा एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ था कि हाँ वो यहाँ पे आ रहा था साइटोसॉल में इसका एब्जॉर्प्शन होता है नाइट्रेट का एंड वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम नाइट्राइट रिडक्टेज की बात करते हैं। ये जो होता है ना नाइट्राइट रिडक्टेज, वो तो हमारा साइटोसॉल में ही होता है। हमने देखा कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है ये तो साइटोसॉल में ही प्रेजेंट होता है हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज, है ना। लेकिन जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है एंड ये प्लास्टिड में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट जो होता है एंड ये प्लास्टिड में भी होता है। अगर हम बात करें नाइट्राइट रिडक्टेज की, तो नाइट्राइट रिडक्टेज में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, ये हमारा साइटोसॉल है एंड ये हम क्लोरोप्लास्ट ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट का जो रूट हेयर है यहाँ से जो नाइट्रेट है वो जाता है। नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है, नाइट्राइट की बात हो रही है, दैट इज नाइट्रेट गया। नाइट्रेट रिडक्टेज जो होगा नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। नाइट्राइट अब ये जो होता है ये हाईली टॉक्सिक इन नेचर होता है। सो ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। टिकटॉक के थ्रू ये जो नाइट्राइट है ये हमारा कहाँ चला गया, क्लोरोप्लास्ट में चला गया। यहाँ पे होता है हमारा नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है ना, जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट में जाता है, ये न्यूक्लियर जीनोम से बनता है। ठीक है, और पाथवे से ये भी अंदर जाता है इनसाइड स्ट्रोमा के अंदर। सिग्नल इज क्लीव्ड एंड कोडेड बाय RNA पॉल टू ATS राइबोसोम और इनसाइड स्ट्रोमा में जाता है, वहाँ पे इसका सिग्नल जो है वो क्लीव हो जाता है एंड हाँ वहाँ पे इसका जो सिग्नल है वो क्लीव हो जाता है। ये RNA पॉल 2 इसको करता है। RNA पॉल 2 यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो RNA पॉल 2 है वो इसको करेगा। नाइट्राइट रिडक्टेज का जीन जो है वो न्यूक्लियस में होता है। नाइट्राइट रिडक्टेज RNA पॉल 2 जो होता है, RNA पॉलीमरेज ने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, देन ट्रांसलेशन हुआ, उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट में जाता है नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, इसके पास जो होता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड का ये मिलके बना हुआ होता है जिसमें 2 फैक्टर होते हैं, को फैक्टर FES एंड हीम। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन। जो फेरिडॉक्सिन होता है ना रिड्यूस्ड, वहाँ से ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो होता है नाइट्राइट रिडक्टेज, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंड 2 कोफैक्टर होते हैं FES एंड हीम। तो ये एक्सेप्ट करते हैं रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन से। ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज। तो हाँ ये हमने देख लिया नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में। उसके बाद जो है रिड्यूस, ये जो नाइट्राइट होता है ये रिड्यूस हो जाता है अमोनियम आयन में। और ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है ATS राइबोसोम से बनता है, हैव स्ट्रोमा स्पेसिफिक सिग्नल होता है जो बाद में क्लीव हो जाता है, स्ट्रोमा में आता है ये इसलिए। तो इसका जीन जो है वो न्यूक्लियर DNA में होता है। ये तो हो गया नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में। ये क्या करता है, नाइट्राइट को रिड्यूस कर देता है किसमें, अमोनियम में। और ये फेरिडॉक्सिन से ले रहा है, प्रोटॉन जो ले रहा है ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड फेरिडॉक्सिन से। और जो हम नाइट्रेट रिडक्टेज की बात कर रहे थे वो NADPH से ले रहा था या NADH से जो है इलेक्ट्रॉन वो ले रहा था। जैसे ये हमारा जो फोटो सिस्टम 1 होता है
यहाँ से फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन आता है फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन रिड्यूस्ड हो जाता है, फिर फेरेडॉक्सिन से ये जो नाइट्राइट रिडक्टेज होता है ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन, FeS और हीम के थ्रू जाता है। उसके बाद ये जो हमारा नाइट्राइट है इसमें 8 प्रोटॉन ऐड होते हैं, हमारे पास जो है अमोनियम आयन बनता है NH4+ एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ठीक है, NH4+ एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ये याद रखना है नाइट्राइट रिडक्टेज के बारे में कि ये जो है इसका जीन न्यूक्लियस में होता है। नाइट्राइट का हम बात करें NO2 का, ठीक है, और वो तो साइटोसॉल में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और ये प्लास्टिड में भी होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अमोनियम एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है अमोनियम एसिमिलेशन। अमोनियम एसिमिलेशन में क्या होता है, प्लांट जो होता है अवॉइड अमोनियम टॉक्सिसिटी बाय रैपिडली कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू अमाइनो एसिड। अमोनिया को रैपिडली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी ना क्रिएट करे। जैसे कि हमारे पास अमोनियम होता है, ठीक है, अमोनियम जो होता है इसको प्लांट जल्दी से 2 वेज होते हैं इसको प्लांट को एसिमिलेट करने से। ग्लूटामेट से इसका रिएक्शन कराएगा तो ग्लूटामीन सिंथेज क्या करता है, इससे अमोनियम एंड ग्लूटामेट मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लूटामीन बना लेते हैं जिसके पास एमाइड ग्रुप होता है। ग्लूटामीन सिंथेज ATP का यूज़ करता है ये। एंड दूसरा प्रोसेस होता है गोगेट एंजाइम होता है, ग्लूटामेट 2 ऑक्सोग्लूटरेट अमाइनो ट्रांसफरेज गोगेट एंजाइम। ये क्या करता है, फिर ग्लूटामीन और अल्फा कीटोग्लूटरेट मिलते हैं और 2 ऑक्सोग्लूटरेट भी इसको बोलते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट और ग्लूटामीन मिलते हैं, ग्लूटामीन और अल्फा कीटोग्लूटरेट गोगेट एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामेट एंड ग्लूटामेट में, ठीक है। अब ये जो गोगेट एंजाइम होता है ना ये 2 टाइप का होता है, एक होता है NADH डिपेंडेंट, ये जो होता है ये नॉन ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ हेल्प इन द एसिमिलेशन ऑफ जो सॉइल डिराइव्ड अमोनियम आयन होते हैं उनके एसिमिलेशन में हेल्प करता है NADH डिपेंडेंट। ये होता है एफी डिपेंडेंट, फेरेडॉक्सिन डिपेंडेंट, ये ग्रीन पार्ट में होता है एंड ये जो फोटो रेस्पिरेटरी हमारा अमोनिया होता है उसको एसिमिलेट करता है, जो फोटो रेस्पिरेशन से आता है हमारा अमोनिया। और ये जो सॉइल से हमारा आता है सॉइल डिराइव्ड अमोनियम आयन उसको ये करता है NADH डिपेंडेंट जो नॉन ग्रीन पार्ट में होता है। सो इस तरीके से अमोनियम का एसिमिलेशन होता है। अमोनियम जो होता है कैन बी एसिमिलेटेड बाय अल्टरनेटिव पाथवे बाय यूजिंग एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। जैसे हमारे पास ये अमोनियम है, इसमें हमने क्या किया, NADPH लिया एंड हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटरेट या 2 ऑक्सोग्लूटरेट लिया, अल्फा कीटोग्लूटरेट अमोनियम आयन एंड NADPH लिया एंड इसमें हमारा जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज है इसमें भी ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया प्लस वाटर मॉलिक्यूल एंड NADP प्लस में। सो ये NADH डिपेंडेंट GDH इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी NADPH डिपेंडेंट होता है या NADH डिपेंडेंट होता है। NADH डिपेंडेंट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है एंड NADPH डिपेंडेंट GDH क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखो अमोनियम आयन हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में बिकॉज इट एक्ट एज अनकपलर एंड डेसिपेट प्रोटॉन ग्रेडियंट, दैट वाई नेट ATP बायोसिंथेसिस रेट जो है हमारा कम हो जाता है। अगर हम बात करें नाइट्रेट की, हाँ दिस इज़ नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है ये हिपैटोसाइट में अगर चला जाए इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोसामाइन जो कि कार्सिनोजेनिक होता है नेचर में हिपैटोसाइट में। नॉर्मली अगर ये हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, अगर ये बाइंड कर जाए हेमोग्लोबिन से तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती और ये मैथेमोग्लोबिन मैथेमोग्लोबिनिया, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, ग्लोबिनेमा। हाँ, ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रेट। उसके बाद ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में एंड एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एंड इंड्यूस मसल रिलैक्सेशन। नाइट्रिक ऑक्साइड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है ये एंड मसल रिलैक्सेशन कॉज कराता है। तो ये नाइट्रेट के ऊपर है, ठीक है, ये नाइट्रेट से रिलेटेड कुछ बातें हैं।
उसके बाद हमारा आ जाता है एज नाइट्रेट, नाइट्राइड एंड अमोनियम जो है ये डेंजरस होते हैं स्टोर करने के लिए। सो ये एस्पेरेजीन एंड ग्लूटामीन जो है इन दोनों को लिंक करता है कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट बॉडी। ठीक है, एस्पेरेजीन जो होता है ये नाइट्रोजन स्टोरेज के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है देन ग्लूटामीन, बिकॉज एस्पेरेजीन में नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो जो होता है वो हाई होता है एस्पेरेजीन में, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोनों बेटर होते हैं। स्टोर करने के लिए एस्पेरेजीन बेटर होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हाई होता है। ट्रांसपोर्टेशन में दोनों बेटर होते हैं क्योंकि दोनों ही रिड्यूस्ड है एंड स्टेबल है। ग्लूटामीन एंड एस्पेरेजीन दोनों ही बेटर होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनेसी फैमिली में हम देखते हैं, जैसे ये कोई भी प्लांट एंड ये सॉइल है, अगर नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया इज़ डेफिशिएंट, अगर सॉइल में ये चीज़ें कम होती है तो प्लांट जो होता है वो सिक्रेट करता है कीमो अट्रैक्टेंट। कीमो अट्रैक्टेंट से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है जिसके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं सॉइल में, बैक्टीरिया और प्लांट वो इससे बाइंड करेंगे, ये जो कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया एंड प्लांट जो होते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये कांटेक्ट में आते हैं एंड वो टेम्परेरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं, प्रोटो कॉपरेशन टाइप का एक रिलेशनशिप ये बना लेते हैं, टेम्परेरी एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है इस केस में अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे अब हम आ रहे हैं टॉपिक, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसमें देखो अंडर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की कंडीशन में जो प्लांट रूट होती है वो आइसोफ्लैविनॉइड एंड बीटेन जो होती है वो सिक्रेट करती है, जो एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, जब कीमो अट्रैक्टेंट बाइंड करते हैं रिसेप्टर से, बैक्टीरिया जो है वो प्लांट की तरफ मूव करता है रूट की तरफ बाय कीमोटैक्सिस प्रोसेस। सो जो जेनेटिक्स होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, प्लांट के पास जो जीन होता है वो होता है नॉड्यूलिन जीन, बैक्टीरिया के पास जो जीन होता है वो होता है नॉड्यूलेशन जीन। ये याद रखना, बैक्टीरिया के पास नॉड्यूलेशन जीन होता है एंड प्लांट के पास नॉड्यूलिन जीन होता है। जो नॉड्यूलेशन जीन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कॉमन एनोडी जीन होते हैं नॉड्यूलेशन जीन एंड होस्ट स्पेसिफिक जीन होते हैं। जो कॉमन एनोडी जीन होते हैं वो ABC होते हैं, ये सारे राइजोबिया के स्ट्रेन में मिलेंगे, बैक्टीरिया के सारे स्ट्रेन में मिलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन जीन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नोड फैक्टर के लिए ये ज़रूरी होता है। नोड ABC कॉमन है, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, और ओनली प्रोकैरियोट्स ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, ये भी बात याद रखना। उसके बाद जो होस्ट स्पेसिफिक जीन होते हैं दैट इज़ नॉड PQL ERT एक्सेट्रा, ये अलग होते हैं। ये केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं नॉड फैक्टर की, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अलग अलग स्ट्रेन में। इनके प्रोडक्ट से जो जीन हमें चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ फैटी एसाइल चेन, और हमें कोई ग्रुप ऐड करना है इन डिटरमाइनिंग होस्ट स्पेसिफिसिटी में, बेसिकली केमिकल मॉडिफिकेशन अगर नॉड फैक्टर की करनी है तो उसके लिए हमें ये जीन चाहिए, दिस आर होस्ट स्पेसिफिक जीन। तो ये अलग अलग होते हैं एंड कुछ कॉमन नॉड जीन होता है। सो बैक्टीरिया में नॉड्यूलेशन जीन होता है एंड प्लांट में नॉड्यूलिन होता है। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं एक अनस्टेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। दो बैक्टीरिया इसमें होते हैं, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरेलम, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरेलम। एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं, यानी कि वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक जैसे राइजोबियम हो गया, ये सिर्फ सिम्बायोटिक कंडीशन में मिलेगा। एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबिना, दे बोथ कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री स्टेट और सिम्बायोटिक स्टेट दोनों में कर सकते हैं। सो सिम्बायोटिक में एक तो राइजोबियम हो गया, फ्री लिविंग में तो एजोटोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरेलम, सिम्बायोटिक में राइजोबियम हो गया एंड कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबिना हो गया। राइजोबियम जो होती है स्पीसीज ऑफ राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एंड इन सिम्बायोटिक कंडीशन एंड हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम जो होता है। इफ़ इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन तब ये एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है।
इट टर्न एनारोबिक इन, और नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में ये एनारोबिक हो जाता है एज इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन फॉर द एंजाइम टू वर्क, क्योंकि हमें एनारोबिक कंडीशन चाहिए एंजाइम को काम कराने के लिए, तो ये एनारोबिक हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग स्टेट में। राइजोबियम जो होता है इसके पास एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजनेज जो होता है इज अ मॉलीबेडनम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, कैन वर्क ओनली इन एनारोबिक कंडीशन। सो ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही काम करता है नाइट्रोजनेज, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, और राइजोबियम के पास ही एंजाइम होता है, इसलिए हम राइजोबियम का ही पढ़ रहे हैं जो कि सिम्बायोटिक में होता है। मॉलीबेडनम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखो नोड्यूल फॉर्म होगा, ये हमारा रूट हेयर होता है, दिस इज अवर रूट एंड ये हमारा रूट हेयर होता है। यहाँ से फिर ये नाइट्रोजनेज जो होता है इन द सॉइल दे मेक एन इन्फेक्शन थ्रेड, ये रूट हेयर है, नाइट्रोजनेज आ गया है सॉइल में। राइजोबियम सर्वाइव ओनली एंड इफ इट लिव इन नोड्यूल और रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में या नोड्यूल में अगर वो रह रहा है तो ही वो सर्वाइव करेगा। नाइट्रोजनस सॉइल में आ जाता है, दे मेक एन इन्फेक्शन थ्रेड, बनाते हैं चेन ऑफ दीज बैक्टीरिया एंड वो रूट हेयर में एंट्री करते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। कर्लिंग हो जाता है रूट हेयर की, इन्फेक्शन थ्रेड एंटर करता है टिल द कॉर्टिकल सेल, कॉर्टेक्स तक जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं इन द इन्फेक्शन थ्रेड वो दो टाइप में बदल जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरॉइड्स हो जाते हैं एंड सम सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में, जिसके पास थिक वॉल होता है, टाइटली पैक्ड सेल्स होती है एंड एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देती है कुछ सेल्स जो जहाँ पे नाइट्रोजनेज काम कर सके। सो ये जो बैक्टीरॉइड्स होते हैं ये इनिशिएट करते हैं सेल डिवीजन इन कॉर्टेक्स, और ट्यूमर मास ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है जिसको हम नोड्यूल बोलते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है कॉर्टेक्स में, सेल डिवीजन करती है एंड वहाँ पे ट्यूमर मास ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है। सो ये बैक्टीरॉइड्स का काम होता है एंड कुछ सेल वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल में। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा 90% नाइट्रोजन होता है वो फिक्स करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही हम फिक्स करते हैं। सो एटमॉस्फेयर डाई नाइट्रोजन जो होता है, दो प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल, 90% हम नेचुरल से ही फिक्स करते हैं। जैसे ये हमारा नाइट्रोजन है इनसॉल्यूबल, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास नाइट्रोजनेज होता है जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में विच इज़ सॉल्यूबल, देन अमोनियम आयन फॉर्म होता है बाद में साइटोसॉल के अंदर, हाँ अमोनिया देन अमोनियम आयन, और एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव मैकेनिज्म होता है ये। बैक्टीरिया की कैटेगरी देखो जो सिम्बायोटिक होते हैं नाइट्रोजन फिक्सर, जैसे राइजोबियम स्पीसीज होगी, फ्रैंकिया स्पीसीज होगी, ये सब सिम्बायोटिक होते हैं। ब्रेडी राइजोबियम हो गई एंड एजोराइजोबियम हो गई, एसिटोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक, तो ये सब जो होते हैं, एनाबिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, ये सब जो है, और ये किस किस प्लांट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, राइजोबियम तो लेग्यूम्स के साथ होता है, एंड देन फ्रैंकिया स्पीसीज जो है एक्टिनोराइजल प्लांट के साथ होता है फ्रैंकिया, ब्रेडी राइजोबियम भी लेग्यूम्स के साथ ही होता है, एजोराइजोबियम भी ट्रॉपिकल लेग्यूम्स के साथ, राइजोबियम बेसिकली लेग्यूम्स के साथ ही है, फ्रैंकिया जो होता है एक्टिनोराइजल प्लांट होता है, एक्टिनोराइजल प्लांट, देन एंसीफर स्पीसीज ये भी लेग्यूम्स, एसिटोबैक्टर जो होता है ये शुगर केन के साथ, एनाबिना जो होता है एजोला के साथ जो कि एक टेरिडोफाइट है, एनाबिना एजोला, नॉस्टॉक जो होता है ये गुनेरा के साथ भी होता है और काइकस के साथ भी होता है, कॉरोडियल रूट्स जो होती है, एंड एंथोऑसेरोस जो होता है नॉस्टॉक, इन सब के साथ जो है एनाबिना एजोला, नॉस्टॉक, गुनेरा और एंथोसेरस ये सब इसके एसोसिएटेड प्लांट होते हैं। सो बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। राइजोबियम के स्पीसीज हो गए, फ्रैंकिया के स्पीसीज हो गए, दे आर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, एरोबिक, एनारोबिक एंड कुछ फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं।
एरोबिक जो होते हैं हमारे पास, एरोबिक में यानी कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट वो कैसे होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको, एरोबिक है, जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और साइनोबैक्टीरिया जो होता है, एनाबिना नॉस्टॉक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना नॉस्टॉक फोटोसिंथेटिक होते हैं, एरोबिक होते हैं। एंड जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम एंड बेज़ेरीमेकिया। सो ये सब एरोबिक होते हैं। एनारोबिक में हमारे पास रोडोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम आ जाता है। ऐसे कुछ फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं। राइजोबिया जो होता है नॉट फोटोसिंथेटिक। ओके, सो इसमें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस इतना याद कर लें कि कौन कौन से सिम्बायोटिक होते हैं, कौन कौन से फ्री लिविंग होते हैं। सो फ्री लिविंग में तो हमने सिर्फ 2 ही देखे थे, दैट इज़ एजोटोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरिलम। दीज आर द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर एंड रोडोस्पाइरिलम। बाकी ये सब सिम्बायोटिक देखा। अब जो ये नाइट्रोजनस एंजाइम की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है एंड ये एक जीन एनकोड करता है, NIF जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। ये इस एंजाइम को एनकोड करता है, नाइट्रोजनस एंजाइम विच इज़ अ मल्टी सब यूनिट एंजाइम, हैव P एंड M। इसके पास टोटल 6 सब यूनिट होती है। एक इसके पास लार्ज कंपोनेंट होता है, एक इसके पास स्मॉल कंपोनेंट होता है। सो लार्ज कंपोनेंट में टोटल 6 सब यूनिट होती हैं। 1 जो होती है वो 240 किलो डाल्टन की होती है, ये 64 किलो डाल्टन का होता है लार्ज कंपोनेंट। डाई नाइट्रोजनस एक्टिविटी होती है इसके पास, एंड ये जो होता है 2 अल्फा एंड 2 बीटा का मिलके बना हुआ होता है। लार्ज कंपोनेंट के पास डाई नाइट्रोजनस एक्टिविटी मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसको हम MOFE प्रोटीन भी बोलते हैं, MOFE प्रोटीन। सो इसके पास एक तो NIFD जीन होता है जो अल्फा सब यूनिट बनाता है, और एक NIFK प्लस FE एंड MOCO ये होता है जो बीटा बनाता है। सो इसके पास NIFD जीन है जो अल्फ़ा यूनिट बनाता है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, और NIFK जो होता है और प्लस FE एंड MOCO ये बीटा सब यूनिट बनाता है। टोटल में कि हेट्रोटेट्रामर होता है, यानी कि 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा बाइंड टू नाइट्रोजन एंड उसको कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को N2 को कन्वर्ट करता है NH3 अमोनिया में। तो ये होती है जो लार्ज कंपोनेंट होते हैं। स्मॉल कंपोनेंट जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसके पास डाई नाइट्रोजनस एक्टिविटी होती है, इसके पास होती है स्मॉल के पास डाई नाइट्रोजनस रिडक्टेज, और इसको हम एफी प्रोटीन बोलते हैं, स्मॉल को इसको MOFE बोलते हैं। इसके पास 2 सब यूनिट होती है, इसके पास 2 अल्फ़ा 2 बीटा, इसके पास 2 सब यूनिट होती है। ये होमोडाइमर होता है, दिस इज़ ये होमोटेट्रामर था, एंड ये एनकोड होता है NIFH जीन से। इसकी अल्फ़ा सब यूनिट NIFD जीन से, एंड जो बीटा सब यूनिट होती है NIFK, FE एंड MOCO से। और ये पास करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम FD टू डाई नाइट्रोजनेज, जो कि ATP को यूज़ करता है। सो इट पास इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD फेरेडॉक्सिन से डाई नाइट्रोजनेज के पास ये इलेक्ट्रॉन पास करता है, एंड ये ATP को यूज़ करता है, ठीक है, पास करता है इलेक्ट्रॉन। ये डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज होता है स्मॉल कंपोनेंट, एंड जो लार्ज कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनस एक्टिविटी उसके पास होती है। 1 इज ऑफ 240 किलो डाल्टन। टोटल 6 सब यूनिट होती है ना, 2 अल्फ़ा 2 बीटा एंड 2 सब यूनिट ये हो गई। और इसके बारे में एक और चीज़, जो लार्ज कंपोनेंट होता है MOFE वो सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए एंड अमोनिया के लिए, और स्मॉल कंपोनेंट भी सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के लिए। सो यानी कि बोथ आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी, कैंट वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है नाइट्रोजन से, वो वर्क नहीं करता है पूरी लाइफ के लिए, वो एकदम ख़राब हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन से इसको प्रॉब्लम है नाइट्रोजनेज को, ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही काम करता है। सो हमने नाइट्राइट, नाइट्रेट इन सबका एसिमिलेशन देख लिया। हाँ ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा नाइट्रोजन फिक्सेशन में थोड़ा और हम गहराई में जाते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हमारा जो है स्मॉल कंपोनेंट होता है। स्मॉल कंपोनेंट क्या करता है,
जो हमारा फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन से 8 फेरेडॉक्सिन ये रिड्यूस्ड, मतलब ये हमारा फेरेडॉक्सिन है, फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ये लेता है। जो स्मॉल कंपोनेंट होता है ना, ये क्या करता है, जो Fe है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। Fe होता है ना इसके पास, Fe जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, रिड्यूस्ड से ऑक्सीडाइज्ड, एंड देन वापस से ये जाता है इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये चला जाता है MoFe, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाती है। सो Fe जो है वो रिड्यूस्ड से किस में हो गया, ऑक्सीडाइज्ड में हो गया। फेरेडॉक्सिन भी रिड्यूस से ऑक्सीडाइज्ड, Fe भी रिड्यूस से ऑक्सीडाइज्ड। MoFe जो होता है वो उल्टा होता है उसका, वो ऑक्सीडाइज से रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 अल्फ़ा यूनिट होती है, इसके पास 2 बीटा होती है। उसके बाद ये नाइट्रोजन लेता है, +8 प्रोटॉन से ये कन्वर्ट कर देता है किस में, 2 अमोनिया बनती है एंड +H2 बनता है। सो ये लार्ज कंपोनेंट होता है एंड स्मॉल कंपोनेंट 16 ATP यूज़ करता है, 16 ADP बनते हैं एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि नाइट्रोजन हमने यूज़ किया, 16 ATP यूज़ किए, 8 इलेक्ट्रॉन जो फेरेडॉक्सिन से आए हमारे पास, 8 प्रोटॉन आए हमारे पास फेरेडॉक्सिन से, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन हमने लिए। हमारे पास बना 2 अमोनिया एंड जो ये हाइड्रोजन निकलती है H2, ये बहुत ही लेस टाइम के लिए निकलते हैं, 16 ADP एंड 16 PI बना। सो जो अगर हम Z स्कीम में देखें, 4 इलेक्ट्रॉन अगर Z स्कीम में है तो 3 ATP बनते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ATP यूज़ होते हैं Z स्कीम में एंड 2 NADPH यूज़ होता है। यानी कि अगर हम टोटल देखें तो 6 ATP यूज़ होते हैं। Z स्कीम में 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, C3 साइकिल पूरा अगर हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं Z स्कीम में, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ATP यूज़ हुए एंड 2 NADPH यूज़ होते हैं, 6 ATP टोटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास होंगे टोटल 18 ATP हो जाएंगे टोटल, 6 ATP एंड 2 NADH हमारे पास यूज़ होंगे, 4 NADH यूज़ होंगे ना, और टोटल हमारे पास ये हो जाएंगे 18 ATP हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। सो 18 एंड 16 ATP तो टोटल 34, तो इतने ATP हमारे इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन जो Z स्कीम में आ रहा है उसके लिए 3 ATP एंड 2 NADPH यूज़ होता है उस केस में 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड ये स्मॉल कंपोनेंट होता है जो फेरेडॉक्सिन से लेता है Fe एंड देन इसकी अल्फा सब यूनिट MoFe एंड देन ये क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको नाइट्रोजन लेगा +8 प्रोटॉन एंड अमोनिया बन जाएगा हमारा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो शॉर्ट टाइम के लिए बनेगी। सो इस तरीके से ये जो नाइट्रोजनेज होता है वो काम करता है। एक ये देखो साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। जो साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास नॉस्टॉक और एनाबिना है, नॉस्टॉक और एनाबिना वही होते हैं, साइनोबैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन वही शो करते हैं। इनके जो ट्राइकॉम्स होते हैं नॉस्टॉक और एनाबिना के, ये इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये वेजिटेटिव सेल होती है एंड ये बीच में जो सेल होती है हेट्रोसिस्ट हैव थिक वॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ये एक हेट्रोसिस्ट सेल होती है जिसकी वॉल थिक हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, और अंदर इसमें नाइट्रोजनेज भी होता है। सो थिक वॉल्ड सेल फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में एंड PS सेकेंड जो है इसमें एब्सेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, तो इसमें वाटर की लाइसिस नहीं होती है, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इसमें कोई प्रोड्यूस नहीं होता है क्योंकि वाटर की लाइसिस नहीं होगी, PS2 एब्सेंट होता है। ओनली साइक्लिक रिएक्शन इसमें होती है, ATP बनते हैं इसमें, एनारोबिक एनवायरनमेंट होती है इसमें, ऑक्सीजन नहीं होती है एंड जो FD रिड्यूस्ड फॉर्म इसमें अवेलेबल होती है, फेरेडॉक्सिन की रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो इसमें अवेलेबल होती है। सो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो इनमें बनता है, इन सेल्स में, हेट्रोसिस्ट सेल्स में। लेग हीमोग्लोबिन भी बनता है, लेग्यूमिनस प्लांट में बनता है लेग हीमोग्लोबिन। व्हेन नाइट्रोजन रिच कंडीशन होती है तो हेट्रोसिस्ट अगेन वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ओके,
सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऐसा होता है क्योंकि फिर इनके अंदर नाइट्रोजनेज आ जाता है, थिक सेल हो जाती है एंड अंदर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है और साइक्लिक रिएक्शन होती है, एटीपी बनता है, नाइट्रोजनेज बनता है, मतलब नाइट्रोजनेज अपना काम ही नहीं कर पाएगा एंजाइम। अगर हम बात करें एफी प्रोटीन की, हाँ डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज होता है उसमें। फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग होता है एजोटोबैक्टर। यस, ये जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है ना, ये कैसे होता है, जैसे कि हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर के पास ये आरएल के रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर लाइक काइनेजेस होते हैं, इनके पास लाइजीन एम डोमेन होता है, बाहर की साइड रिसेप्टर एंड अंदर काइनेज डोमेन होता है। ये जो रूट पे रिसेप्टर होते हैं ना, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है, पहले इन्फेक्शन होगा, नोड्यूल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है नोड्यूल का। सो नोड फैक्टर बाइंड करते हैं, पहले तो नोड फैक्टर आते हैं वो बाइंड करते हैं। पहले तो कैल्शियम स्पाइकिंग होती है, इसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सेल में रूट हेयर की, फिर इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन भी होता है, जैसे हमने देखा ना इन्फेक्शन थ्रेड बनता है वो तब होता है, जैसे जो कर्लिंग हो जाती है इन्फेक्शन थ्रेड, ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा इन दिस रीजन। जो बैक्टीरिया डिकेइंग ऑफ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो अकर होती है, देन विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इनिशियल इन्फेक्शन थ्रेड स्टार्ट फॉर्मिंग एंड स्टार्ट मूविंग, वो सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से बनता है और वो सेल मेम्ब्रेन ही ऐसे लेके जाती है इस पूरे इसको, है ना। सो जो गोल्जी मीडिएटेड सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं आर मेकिंग एंड दीज वेसिकल्स आर कमिंग एंड फ्यूज्ड विद द एंड टिप ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। सो ये गोल्जी मीडिएटेड सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे बनने लग जाती है एंड ये जो इन्फेक्शन थ्रेड आ रहा है ना उसके साथ मिलती है एंड टिप ऑफ द इन्फेक्शन थ्रेड, जिसकी वजह से इन्फेक्शन थ्रेड बढ़ता जा रहा है। ये इन्फेक्शन जो है एपिडर्मल वॉल पे पहुंच जाएगा, दिस इन्फेक्शन सेल रीच एट द एपिडर्मल वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल पे पहुंच जाएगा एंड देन फ्यूज विद प्लाज्मा सेल। सो एपिडर्मल सेल पे गया, प्लाज्मा सेल से फ्यूज़ करेगा, बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं तब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसके बाद वापस से ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं, सेल वॉल डिग्रेड करते हैं, नया इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं हेल्दी सेल में से, फिर ये हर एक सेल में फैल जाता है जब तक वो टारगेटेड रीजन तक नहीं पहुंचता, वो रीजन जहाँ पे डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होती है, यानी कि जहाँ पे हमारा मेरिस्टेमेटिक कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट होता है, जब तक ये वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। सो नाउ सम बैक्टीरिया सिम्बायोसोम वेसिकल कंटेनिंग जो राइजोबियम होता है एंटर इन ऑल सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ देन नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद नोड्यूल प्राइमोर्डिया सेल बनती है। दो टाइप्स के हो जाते हैं, बैक्टीरियोइड हो जाते हैं, एक तो जो सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर लिमिटेड सेल डिवीजन होती है एंड वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बैक्टीरियोइड। फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो एक्टिव होते हैं, सेल डिवीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। सो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, जब नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगती है ना, अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो ये एक तो बैक्टीरियोइड हो जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे एंड एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे, सिर्फ सेल डिवीजन करते हैं। यस, कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोसोम वेसिकल कंटेनिंग राइजोबिया जो होती है वो सारी सेल में एंटर कर जाते हैं, फिर नोड्यूल फॉर्मेशन होता है। सम वैस्कुलर टिश्यू जो नोड्यूल वैस्कुलर टिश्यू होते हैं आर मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यस, कुछ टिश्यू इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसके पास ये लेयर बन जाती है, बाउंड्री सेल लेयर, देन वैस्कुलेचर, स्क्लेरोइडल लेयर, लेंटिकल होती है सबसे बाहर, स्क्लेरोइडल, वैस्कुलेचर, बाउंड्री सेल लेयर, नाइट्रोजन फिक्सिंग जोन, इस तरीके से ये बनता चला जाता है बैक्टीरिया अंदर। इनसाइड द नोड्यूल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब ये जो है हमारा नाइट्रोजनेज अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये पूरा हमारा नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया है, ये कॉटेड रीजन है हमारा। दीज आर द बैक्टेरॉइड्स, बैक्टेरॉइड्स होते हैं जो नाइट्रोजनेज होगा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे,
इनके पास नाइट्रोजनेज होता है, बैक्टीरियोइड्स हो जाते हैं। बाहर ये लैग हीमोग्लोबिन सब्सटेंस जो प्लांट में प्रेजेंट होता है और पिगमेंट, ये बाइंड कर सकता है विद ऑक्सीजन, ऑल फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। लैग हीमोग्लोबिन एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देता है। अंदर आ गए बैक्टीरियोइड, यहाँ पे नाइट्रोजनेज होते हैं, बैक्टीरियोइड से नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगे। यहाँ पे N2 जा रहा है अंदर एंड ये कॉर्डेड रीजन, यहाँ से हमारा अमोनिया फॉर्म होता है क्योंकि अंदर नाइट्रोजनेज होता है। तो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है इन ऑल दीज इन्फेक्टेड सेल। एनर्जी फॉर दिस बैक्टीरिया कम फ्रॉम सुक्रोज एंड मैलेट से ये एनर्जी आती है। बैक्टीरियोइड्स जो होते हैं विल प्रोड्यूस नाइट्रोजनेज इनसाइड, ही वो बनाएंगे नाइट्रोजनेज, जो ये बैक्टीरियोइड सेल होती है क्योंकि वही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है एंड जो एनर्जी इनको मिल रही है वो सुक्रोज एंड मैलेट से मिल रहे हैं। सो जो एनओडी फैक्टर होते हैं ना, नॉड फैक्टर, ये क्या होते हैं, इज अ लिपोकाइटिन ऑलिगोसेक्राइड, लिपोकाइटिन ऑलिगोसेक्राइड synthesized by symbiotic in response to nodulation signal. Nodulation signal, the backbone of nod factor is composed of beta 1,4 linked and acetyl glucosamine. जो ये नॉड फैक्टर होते हैं ना, नॉड फैक्टर्स जो होते हैं लिपोकाइटिन ऑलिगोसेक्राइड होते हैं जो कि सिम्बायोटिक, ये रिस्पॉन्स में बनते हैं नॉड्यूलेशन सिग्नल के रिस्पॉन्स में, बैक्टीरिया के नॉड्यूलेशन सिग्नल के रिस्पॉन्स में ये बनते हैं। सो बैकबोन जो होती है नॉड फैक्टर की, ये बीटा 1,4 लिंक्ड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के मिलके बनी हुई होती है। ओके, सो ये पूरा इनका ऐसे बैकबोन होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की बैकबोन होती है एंड बीटा इनके बीच में बॉन्ड होता है। ये एक शुगर का रेसिड्यू होगा यहाँ पे एंड हाँ, ये ऑलिगोसेक्राइड हो गया पूरा, बीटा 1,4 बॉन्ड हो गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो गया, यहाँ पे फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। सो ऑन द सेकेंड प्राइम जो होता है पोजीशन ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है ये इसके नॉन रिड्यूसिंग शुगर के सेकेंड कार्बन पे फैटी एसिड लिंक्ड होता है विच इज़ 16 to 18 कार्बन लॉन्ग एंड वो कोवैलेंटली लिंक्ड होता है जिसको हम लिपोकाइटिन बोलते हैं। सो इस तरीके की एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की बैकबोन होती है, बीटा 1,4 बॉन्ड होता है एंड उसके सेकेंड कार्बन पे वहाँ पे फैटी एसिड होता है जो कि 16 to 18 कार्बन का होगा एंड वो लिंक्ड है कोवैलेंटली जिसको हम लिपोकाइटिन बोलते हैं। बैकबोन जो है वो काइटिन ऑलिगोसेक्राइड के मिलके बनी होती है। ये नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है, दिस इज रिड्यूसिंग एंड। फर्स्ट पोजीशन इसका फ्री रहता है इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। नॉड फैक्टर जो होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, ये एज अ सिग्नल की तरह काम करते हैं सिम्बायोसिस के लिए। इंड्यूसिंग कर्लिंग जो होता है वो नॉड फैक्टर इंड्यूस करते हैं रूट हेयर में। एक्सप्रेशन ऑफ नोड्यूलिन जीन का एक्सप्रेशन भी नॉड फैक्टर ही करते हैं। ट्रिगर सेल डिवीजन इन प्लांट। सो नॉड फैक्टर क्योंकि बैक्टीरिया बनाता है ना नॉड फैक्टर, तो ये क्या करते हैं, नॉड फैक्टर बैक्टीरिया बनाता है तो ये कर्लिंग इंड्यूस करते हैं रूट हेयर में और ये एक्सप्रेशन करते हैं नोड्यूलिन जीन का, प्लस सेल डिवीजन भी कराते हैं प्लांट में। सो नॉड ए बी एंड सी ये कॉमन होते हैं। ये जो होता है एसाइल ट्रांसफरेज, ये कैटेलाइज करता है एडिशन ऑफ फैटी एसिड, दिस इज एसाइल ट्रांसफरेज नॉड ए। नॉड बी क्या होता है, डी एसेटाइलेज होता है, ये एसाइल ग्रुप रिमूव करता है फ्रॉम फैटी एसिड, दैट इज 2 कार्बन रिलीज कर देता है। रिमूव एसाइल ग्रुप फ्रॉम फैटी एसिड, डी एसेटाइलेज होता है, दिस इज एसाइल ट्रांसफरेज एंड ये काइटिन सिंथेज होता है, कैटेलाइज सिंथेसिस ऑफ काइटिन। ठीक है, इसको हम लिपोकाइटिन भी बोलते हैं। सो ये काइटिन सिंथेज होता है, दैट इज नॉड सी। हाँ, और यहाँ पे ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तो है, ये 3 और 6 शुगर रेसिड्यू भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 1 शुगर रेसिड्यू भी होता है, फैटी एसिड भी होता है रिड्यूसिंग एंड साइड पे। सो नॉड सी जो है काइटिन सिंथेज होता है। नॉड ई एंड एफ जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं लेंथ एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन और फैटी एसाइल चेन का लेंथ और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, ई एंड एफ। एल जो होता है इन्फ्लुएंस द होस्ट स्पेसिफिसिटी नॉड फैक्टर थ्रू एडिशन ऑफ स्पेसिफिक सब्सटीट्यूशन, यहाँ होस्ट स्पेसिफिसिटी में इन्वॉल्व होता है ये ऑन एट द रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर रेसिड्यू ऑफ काइटिन बैकबोन। देखो
सबसे पहले क्या होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ ये यहाँ पे होता है, ये हमने देखा कि ये नॉड फैक्टर आया और ये बाइंड करता है प्लांट के ऊपर, ये रिसेप्टर होते हैं, लाइसिन एम डोमेन होता है, यहाँ पे ये काइनेज होता है। फिर प्लांट के अंदर कैल्शियम का ऑक्सीलेशन बढ़ जाता है, यानी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है प्लांट का, कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन काइनेज बढ़ेगा। इससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ नॉड सेंसिटिव जो होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इनका एक्टिवेशन हो जाएगा, जैसे GRAR और ERF जो होते हैं। फिर इनसे नॉड्यूलियन जीन का एक्सप्रेशन होगा एंड सिम्बायोसिस इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, नॉड्यूलियन जीन का एक्सप्रेशन होगा ये प्लांट सेल में। देखो अब पूरा प्रोसेस देखो कैसे होता है। जैसे नाइट्रोजन की कमी जब होती है तो प्लांट जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से। ये केमिकल सॉइल में डिफ्यूज हो जाते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएंगे एंड बाइंड करते हैं नॉड डी प्रोटीन से। ये नॉड डी प्रोटीन से जैसे ही बाइंड करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जाते ही, तो ये एक्टिवेट कर देते हैं नॉड डी प्रोटीन को। नॉड डी प्रोटीन जो होता है प्रोडक्ट ऑफ नॉड डी जीन, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। फिर ये नॉड डी प्रोटीन बाइंड करता है नॉड बॉक्स से आके। नॉड बॉक्स नॉड डी जीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करता रहता है बैक्टीरियल सेल में, इसका कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन चलता रहता है नॉड डी का, ठीक है। उसके बाद नॉड डी प्रोटीन बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ नॉड डी प्रोटीन बनेगा, नॉड जीन का प्रोडक्ट। फिर ये बाइंड करता है नॉड बॉक्स से। नॉड बॉक्स से जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो कॉमन नॉड जीन होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन और जो होस्ट स्पेसिफिक जीन होते हैं उनका क्या होता है, एक्सप्रेशन हो जाता है, नॉड ABC बनेगा एंड जो कि नॉड फैक्टर बनाता है ABC, नॉड फैक्टर बनाएंगे। फिर ये जो नॉड फैक्टर बनाते हैं ना, ये जाते हैं प्लांट की वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे जाएंगे, लाइसिन एम डोमेन पे कैल्शियम का ऑक्सीलेशन होगा, वहाँ से कुछ फैक्टर रिलीज होंगे GRAR और ERF, जिससे नॉड्यूलिन जीन एक्सप्रेस होगा। सो प्लांट के अंदर नॉड्यूलिन जीन बनता है जो कि फिर सिम्बायोसिस इस्टेब्लिश्ड हो जाता है दोनों के बीच में, ठीक है, जिससे जो है नॉड फैक्टर ही फिर कर्लिंग वगैरह होती है रूट हेयर की, एंड अंदर जो है बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, नॉड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, बैक्टीरियोइड बनता है, लेग हीमोग्लोबिन कवर करता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंट मतलब एनारोबिक कंडीशन होती है, नाइट्रोजनेज बनाता है, नाइट्रोजनेज जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, जिसमें टोटल 16 ATP यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि किस तरीके से जो है पूरा हमने पढ़ लिया है, सारी चीज़ें कैसे एसिमिलेट हो रही हैं।